हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल टीपी क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि में सहायक होने वाली बुक दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन करना है, जिसमें हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में देखा कि टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में इस पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, क्या क्या टॉपिक आने वाला है, उसका हम जो है क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने कल सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में तो जान लिया। आज हम लोग उसी पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहला टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे। आप सभी देख सकते हैं जी। तो हिंदी साहित्य देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। जैसे गोकुलनाथ की जो है उनके द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल से हमने क्या देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। कहाँ से मिलते हैं? गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता से, 252 वैष्णवन की वार्ता से। ये दोनों ही रचनाएं गोकुलनाथ की हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। और दूसरे हैं नाभादास कृत भक्तमाल, नाभादास की रचना है भक्तमाल। तो इन ग्रंथों से ही हमें इतिहास लेखन की परंपरा के, इतिहास लेखन के जो है उल्लेख जो है प्राप्त होते हैं। तो इन रचनाओं से हमें मिलने लगते हैं। कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, कवियों का विवरण दिया गया है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता, इन सभी में और भक्तमाल में, तो इसमें कवियों के विवरण दिया गया है, कवियों के बारे में दिया गया है। कवियों का विवरण मात्र होने से इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी के जो गारसा दत्तासी थे, तो 19वीं सदी में इन्होंने गारसा दत्तासी की रचना थी इश्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इससे माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का अगर आरंभ मानेंगे तो कब से मानेंगे? 19वीं सदी में गारसा दत्तासी कृत इश्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी से माना जाता है। तो ये इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत यहाँ से होता है। अब देखिए, इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, एक कॉलम में दिया गया है ग्रंथ, ग्रंथकार एवं समय, और दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है? संबंधित उल्लेख बिंदु। तो मतलब रचनाओं से संबंधित बिंदु दिए गए हैं। प्रथम जो है ग्रंथ होने वाला है इश्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दत्तासी की रचना है, गारसा दत्तासी का ग्रंथ है। ये 2 भागों में है। प्रथम भाग है 1839 में आता है, यह है प्रथम भाग, और 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग आता है। दूसरा संस्करण इसका 1871 ईस्वी में आया, जो कि 3 खंड में कर दिया गया। जो ये ग्रंथ है इश्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये गारसा दत्तासी का ग्रंथ है। ये जब ये आता है तो ये पहले तो 2 भागों में आता है। इसका जब प्रथम संस्करण आता है तो ये 2 भागों में आता है। प्रथम संस्करण जो 2 भागों में आता है, तो प्रथम भाग 1839 ईस्वी में आता है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में होता है। वहीं दूसरे संस्करण का जब प्रकाशन होता है तो ये 3 भागों में होता है। दूसरे संस्करण में 3 भागों में, 3 खंडों में कर दिया जाता है, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में होता है। वही अगर हम इस ग्रंथ से संबंधित बिंदु को देखेंगे तो इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है, उनके अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार दिया गया है। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्णक्रम में
दिया गया है। केवल इसमें 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। ये जो है 738 कवियों का विवरण है इस ग्रंथ में, जो कि अंग्रेजी वर्ण क्रम में दिया गया है। और इसमें अगर हिंदी के से संबंधित कवियों को देखेंगे तो कितने कवि हैं, तो 72 कवि ही सिर्फ हिंदी से संबंधित है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। एंदुई का अर्थ होता है हिंदवी अर्थात हिंदी, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है उर्दू। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगर पूछा जाए कि तासी ने अपने ग्रंथों को किस भाषा में लिखा, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस्टवार द लिटरेटूर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। एंदुई का अर्थ इसमें हिंदवी बताया गया। हिंदवी अर्थात हिंदी होता है और हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी बताया गया। हिंदुस्तानी का मतलब होता है उर्दू। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो ये ऐसा ग्रंथ था। इसकी शुरुआत भले ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत इस ग्रंथ से मानेंगे, लेकिन इस ग्रंथ को हम प्रथम इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसमें काल विभाजन का तो कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, ना ही इसमें कोई नामकरण का प्रयास किया गया था। अब अगला बिंदु है इससे संबंधित कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद किया एंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से। कब किया? 1952 ईस्वी में। और इन्होंने क्या किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में अनुवाद करवा के इसे प्रकाशित करवाया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद करवाया। हिंदी रचनाकारों संबंधित सामग्री का हिंदी अनुवाद करवाया और हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो ये हो गए तासी के ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अब अगले अगर ग्रंथ के बारे में हम देखेंगे तो रचनाकार है मौलवी करीमुद्दीन। ग्रंथ है तज़किरा ई शूराई हिंदी। तज़किरा ई शूराई हिंदी। और इस ग्रंथ के रचनाकार मौलवी करीमुद्दीन है और समय है 1848 ईस्वी। तज़किरा ई शूराई हिंदी से संबंधित बिंदु को देखेंगे अगर, तो मौलवी करीमुद्दीन ने इसको देखिए इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या इसमें उल्लेख किया है। तो दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया था, जिसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इन्होंने मौलवी करीमुद्दीन ने अपने इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया है। और अगर हिंदी से संबंधित देखेंगे तो इसमें सिर्फ 62 कवि ही हिंदी से संबंधित थे। और ये कहाँ से प्रकाशित है? दिल्ली कॉलेज के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है। इस ग्रंथ का महत्व बताया जा रहा है इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया था, किंतु नामकरण नहीं किया गया था। इसको इसलिए महत्व दिया जाता है इस ग्रंथ को कि जो है इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान दिया गया। हर चीज़ इन्होंने उल्लेख किया है तो उसको कालक्रम के अनुसार रखा है, किंतु नामकरण नहीं किया। तो ये तज़किरा ई शूराई हिंदी ग्रंथ के बारे में दिया गया कि मौलवी करीमुद्दीन जो है इसके जो रचनाकार हैं, समय है 1848 ईस्वी और इसमें दिल्ली कॉलेज द्वारा इसे जो है प्रकाशित कराया गया। इसमें 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। हिंदी से संबंधित सिर्फ 62 ही कवि हैं। अगले बिंदु में दिया गया है कि इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया। तो ये तो हो गए तज़किरा ई शूराई हिंदी के बारे में। अब देखिए अगला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह।
भाषा काव्य संग्रह, जिसके रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल, समय है 1873 ईस्वी। भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के रचनाकार महेश दत्त शुक्ल हैं, 1873 ईस्वी इसका समय है। इससे संबंधित बिंदु क्या है? तो भाषा काव्य संग्रह यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। देखिए, तासी जी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में। तज़किरा-ए-शुरा हिंदी, ये उर्दू भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और ऐसा कौन सा पहला ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में लिखा गया और हिंदी साहित्य संबंधी ग्रंथ था? तो वो भाषा काव्य संग्रह है, जो कि महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया 1873 ईस्वी में। तो ये ऐसा पहला ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास वाला ग्रंथ है। तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ था। ठीक है, अब अगले रचनाकार में देखेंगे शिव सिंह सेंगर हैं। इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा है। शिव सिंह सरोज रचना किसके द्वारा रची गई? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा रची गई। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा, मतलब 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया था। इसी से यह बाद के इतिहासकारों के लिए जो है आधार भी रहा। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है, इसमें जो है सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा कवियों का विवरण दिया गया है। 1000 से ज़्यादा अर्थात 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। और इसी से जो है यह बाद में इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। लोगों ने अपने ग्रंथ को रचने के लिए इस ग्रंथ को आधार भी बनाया। इस वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग, इसमें जो है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। शिव सिंह सरोज रचना में शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया है। तो शिव सिंह सेंगर ने भी देखिए अपने ग्रंथ में क्या किया है, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया है। तो इनके ग्रंथ के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, रचनाकार है शिव सिंह सेंगर। अगर इसके प्रकाशन के बारे में देखें तो 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस के द्वारा लखनऊ से इसे प्रकाशित किया गया। 1883 में ये प्रकाशित होता है। किस प्रेस के द्वारा? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित होता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा अर्थात 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया था। इसी से यह बाद में इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। तो ये शिव सिंह सरोज ग्रंथ के लिए है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा। अन्य जो है इनके बाद जितने भी इतिहासकार रहे, उन्होंने इस ग्रंथ को अपना आधार भी बनाया, अपनी रचना को रचने के लिए आधार के रूप में इसको जो है प्रयोग किया, रचनाकारों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, समय है 1888 ईस्वी। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, रचनाकार हैं इस ग्रंथ के जॉर्ज ग्रियर्सन, समय है 1888 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रकाशन, अगर इसके बारे में देखेंगे मुख्य बिंदुओं को, तो इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। बहुत से विद्वानों ने इसे जो है इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। क्यों माना? इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। क्या बताया जा रहा है? इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से जो है भाषा को देखते हुए भाषा की दृष्टि से क्षेत्र को निर्धारित किया
और क्षेत्र को निर्धारित करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया। इसमें पहली बार कवियों को कालानुक्रम वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया। इसमें पहली बार क्या किया गया? कवियों को काल अनुक्रम वर्गीकृत किया गया और वर्गीकृत करते हुए उनकी जो प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ कितने अध्यायों में है? तो 11 अध्यायों में विभक्त है। द मॉडर्न वर्नाकुलर जो ये ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये कितने अध्यायों में है? तो 11 अध्यायों में है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। संपूर्ण ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है ग्रियर्सन जी के, तो ये कितने अध्यायों में है? तो 11 अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है। तो ग्रियर्सन ने अपने जो ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? तो 952 कवियों को शामिल किया है, जिसमें 886 कवियों के विवरण को आधार शिव सिंह सरोज है। इन्होंने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है, जिसमें जो है इन्होंने 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज से है। तो मतलब देखिए, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था शिव सिंह सरोज के ग्रंथ को कि बहुत सारे इतिहासकारों ने इस ग्रंथ को आधार बनाया। वही यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रियर्सन जी ने भी अपने ग्रंथ को लिखने में शिव सिंह सरोज को जो है सहायक जो है सहायता के रूप में इस बुक का प्रयोग किया था, इस ग्रंथ का प्रयोग किया था शिव सिंह सरोज का। तो वही यहाँ इन्होंने बताया है कि इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया है, जिसमें 886 कवियों का विवरण उन्होंने शिव सिंह सरोज से लिया है। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी को स्वर्ण युग कहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो इसमें कहा गया है कि ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल 16वीं से 17वीं सदी को माना और इसे इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर किशोरी गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया है। तो देखिए, कहा जा रहा है डॉक्टर किशोरी गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। तो डॉक्टर किशोरी गुप्त ने ग्रियर्सन के जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका समय है 1888 ईस्वी, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करवाते हैं। और किस नाम से इसको अनुवादित करते हैं, अनुवाद करवा के प्रकाशित करते हैं? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करते हैं। आगे देखेंगे। अगले ग्रंथकार हैं मिश्र बंधु। उनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इसमें देखिए 4591 कवियों को विवरण शामिल किया गया है। अगला जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद है और इसमें इन्होंने 4591 कवियों को शामिल किया है। अगर हम मिश्र बंधु विनोद के बारे में कुछ तथ्यों को पहले से देखेंगे तो ये प्रथम 3 भाग 1913 तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। तो इनका जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, ये प्रथम जो है ये 4 भागों में है और प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित होता है तथा चौथा भाग जो है इसका 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब इसके तथ्यों को देखेंगे तो इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया है। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन और नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है।
कहा जा रहा है कि ग्रियर्सन भले ही जो है काल विभाजन करते हैं, ग्रियर्सन भले ही काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु अगर व्यवस्थित रूप से उसको करने का श्रेय दिया जाए तो वो मिश्र बंधुओं को जाता है। तो व्यवस्थित रूप से इन्होंने इन सभी चीज़ों को क्या किया है, व्यवस्थित रूप से रखा है, चीज़ों को व्यवस्थित रूप से लगाया जिससे लोगों को पढ़ने में सहायता मिले। तो उसका अगर श्रेय देखें, व्यवस्थित रूप से सारे इतिहास को लिखने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मिश्र बंधुओं को जाता है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। मिश्र बंधु विनोद यह ग्रंथ है, ये कितने कालों में विभाजित है, तो 5 कालों में विभाजित किया गया है। मिश्र बंधु देखिए 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये तीनों भाइयों को मिश्र बंधु कहा जाता है। मिश्र बंधु में अगर कहें कौन कौन आते हैं तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। तो ये हो गए मिश्र बंधु। अब अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसके द्वारा रचा गया, तो रामचंद्र शुक्ल का है। समय है इसका 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। 1929 ईस्वी इसका समय है। इस ग्रंथ के बारे में अगर देखें, यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह ग्रंथ जो है अगर मूलतः देखें तो नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया। कह रहे हैं विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया था। अगला तथ्य है, अगला बिंदु है, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करते हुए सबसे पहले दिया है, पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया है। पूर्व पीठिका के रूप में इन्होंने उसको जो है उल्लेख किया है। सबसे पहले आप जब इनके बुक को पढ़ेंगे, इनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो अपभ्रंश साहित्य को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पूर्व पीठिका में देखेंगे तो हमें अपभ्रंश साहित्य ही मिलेगा, अपभ्रंश साहित्य का ही उल्लेख किया गया है। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। शुक्ल जी ने अपने से जो पहले इतिहास ग्रंथ लिखे गए, हिंदी साहित्य से संबंधी इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उसको क्या कहा, कविवृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह, जैसे कि शिव सिंह सरोज का जो है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ, उसे इन्होंने कविवृत्त संग्रह कहा। उसके बाद इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि उसे इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। ग्रियर्सन के ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे मिश्र बंधु विनोद को अगर हम देखेंगे, मिश्र बंधुओं के ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद को, तो इन्होंने प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। तो शुक्ल जी ने यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है कि शुक्ल जी ने अपने से पहले लिखे गए जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं उसे कविवृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा। मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। ठीक है। नामकरण 2 आधारों पे किया इन्होंने, जो है अपने ग्रंथ में नामकरण जो किया है वो 2 आधारों पे किया है। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार इन्होंने क्या किया है, जो नामकरण किया है वो 2 आधारों पे किया है। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और उनके स्वरूप के अनुसार किया है। दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि होती है। दूसरा इन्होंने क्या किया, ग्रंथों की प्रसिद्धि के अनुसार, किसी काल में कैसे ग्रंथ प्रसिद्ध थे तो इसके बारे में जानकारी हमें उसकी उस जो है
समय से ही होती है। तो ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर जो है किया, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि ही होती है। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। तो इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा, किस किस ग्रंथ को इन्होंने सहायता के रूप में लिया, तो मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त इन्होंने सहयोग सामग्री के लिए जिन जिन ग्रंथों का लिए सहायता के रूप में प्रयोग किया, जिन जिन ग्रंथों का, उसका इन्होंने उल्लेख किया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया मिश्र बंधु विनोद को, और अतिरिक्त ग्रंथों में हिंदी कोविद रत्नमाला है जो कि बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित है। अगला ग्रंथ है कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। और तीसरा जो ग्रंथ बता रहे हैं वो ब्रजमाधुरी सार है वियोगी हरि जी का। तो पहला हो गया मिश्र बंधु विनोद, दूसरा हिंदी कोविद रत्नमाला, तीसरा है कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का, और ब्रजमाधुरी सार है वियोगी हरि जी का। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इन्होंने कहा शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से कहते हैं कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। इन्होंने कहा है, मतलब इनका कथन है शुक्ल जी का कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता। उसके बाद इनका अगला कथन है रीतिकाल के संबंध में कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो रीतिकाल का जो परिचय लेते हैं, रीतिकाल के लिए जो इन्होंने तथ्यों को लिया है, किससे लिया है? मिश्र बंधु विनोद से लिया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला कथन है शुक्ल जी का कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और लास्ट इनका जो कथन है वो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी अगर सहायक लगे, तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। राधे राधे सभी को।